नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, मणि वणक्कम। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। यूएस एंड यूएस द ग्रेट, यूएस द बिग ब्रदर, द बिग पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अंदर ही अंदर एक अजीब सी ना हलचल मची हुई है, चाहे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ का दृश्य राज हो, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हो, वहाँ की बिजनेसमैन हो। सब एक बड़े टर्मोइल के साथ गुजरे हैं और ये टर्मोइल एक डायरेक्शन में नहीं फोकस्ड है। इट्स लाइक मतलब एक्सप्लोड कर रहा है और इम्प्लोड भी कर रहा है। दोनों किस तरीके से होगा वो राजीव सर समझाएंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। क्यों अच्छी तरह बताया। ग्लोबल पुलिसमैन मतलब ग्लोब का डीजीपी जो बनता था, अभी कोशिश कर रहा है कि अपने इलाके का कमिश्नर बन जाए, पर लोग उसको एक एसएचओ के नजर से देखते हैं कि अभी तो एक पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, उससे ज्यादा नहीं है। स्टार्ट करते हैं जो लेटेस्ट अभी निकला इनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। उसमें एक अहम डॉक्ट्रिन का जिक्र किया ट्रंप ने। इट इज कॉल्ड द मनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में उनके जो प्रेसिडेंट थे मनरो, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बोला था। उसके बारे में थोड़ा आगे ब्रीफली चर्चा करेंगे क्या था, लेकिन उसमें आगे डाला जो है वो बहुत मुख्य है, ट्रंप कोरोलरी। ट्रंप कोरोलरी क्या है कि ये जो लैटिन अमेरिका, पूरा अमेरिका से जिसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलता है, ये मेरे दबदबे के नीचे है, मेरा पॉलिसी चलेगा। किसी देश का वहां पॉलिसी नहीं चलेगा, मेरा पॉलिसी चलेगा। और वहां पे जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो मेरे हैं। अब समझ में आ रहा है वेनेजुएला पे दबाव क्यों आ रहा है कि उसका तेल लेने के लिए। बाय द वे, आज के तारीख में वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। तो 1823 में क्या हुआ था कि भाई 1800 जो लिबरेशन वॉर हुआ था लैटिन अमेरिका में, साइमन बोलीवार करके नाम था जिसके नाम से देश बना है बोलीविया। 1810 से लड़ते, 1805 से लड़ते लड़ते भाई 1820 तक तकरीबन मोस्ट कंट्रीज हैड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेन। नाउ यूएस को डर था दो चीज का। एक कि ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं दोबारा आ जाएं यहाँ पे मदद करने स्पेन को। और ये अभी तक जो ड्राइव टू द वेस्ट था, पूरा अमेरिका आज जिस इसमें है वहां तक नहीं था, तकरीबन बीच का ही था, आधा ही था। ड्राइव टू द वेस्ट अभी हुआ नहीं था। मोस्टली ईस्ट कोस्ट में जो यूएस था, 13-15 स्टेट्स थे, वो ही थे उसके कॉलोनीज। तो वो भी डर था क्योंकि मेक्सिको काफी फैला हुआ था, जो अमेरिकन कॉलोनी होता था, टेक्सास, एरिजोना, मेक्सिको, ये सब, कैलिफोर्निया, ये सब स्पेनिश कॉलोनीज थे, फिर मेक्सिको के नीचे थे। तो उन्होंने ये मनरो डॉक्ट्रिन निकाला कि भाई वेस्ट के जितने भी पावर्स हैं वो यहां नहीं आएंगे और मैं वेस्ट नहीं आऊंगा। गुर्दे में दम तो था नहीं, कोई फौज थी नहीं। किसने मदद किया उस समय? ग्रेट ब्रिटेन, उनकी नेवी थी वहां। फॉकलैंड्स पे कब्जा कर लिया, कैरिबियन आइलैंड्स में उनके बेसेस थे, पायरेसी वगैरह वहां से करते थे वो, पहले वो बेसेस थे। उन्होंने इनको मदद किया कि हाँ, क्योंकि उनका ट्रेड भी काफी चलता था यहाँ और कनाडा के साथ। वो नहीं चाहते थे कि कोई और विदेशी पावर वहां पे आए। तो अब समझते हो कितना गहरा संबंध है यूएस और ग्रेट ब्रिटेन का, तब से है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो कि यूरोप में तकरीबन उतना ताकत नहीं था, ब्रिटेन में फिर भी था, क्योंकि वो नेपोलियनिक वॉर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। बहुत डेवास्टेशन हुआ था कॉन्टिनेंटल यूरोप में।
सी उन दिनों जब लड़ाई होता था तो वो देखते थे कब, फसल के टाइम पे। हम जाते हैं जब फसल कटता है, वो फसल के टाइम में जाते थे। क्यों? उस वक्त ये लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है सपोर्ट हम खाना खराब तो कुछ नहीं था। जनता भूखी, मिलिट्री भूखी, आर्मी भूखी। हाँ नहीं, वो तो यानी जिस इलाके में जाते थे वहां से लोकल प्रोड्यूस सब लेके खाते थे। कोई पीछे से लॉजिस्टिक ट्रेन्स नहीं आता था, नेपोलियन ने शुरू किया था। अगर कोई एक जगह में 3-4 महीने रह गए तो वहां पे मतलब अकाल छा जाता था। तो काफी उनको नुकसान हुआ था, तो उनमें ताकत नहीं था। ठीक है। अच्छा, स्पेन जो पुराना ताकत था वो सब खत्म हो चुका था। नेपोलियनिक वॉर्स में तो उसका कोई रोल ही नहीं था, कख नहीं था। फ्रांस जो था वो आप देख लो हार चुका था 1815 में। काफी डेवस्टेशन हुआ था, लड़ाइयां हुई थी वहां पे, सोल्जर सारे गए थे लड़ने के लिए, कोई ताकत नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन इकलौता था विच वॉज राइजिंग सुपर पावर एट दैट पॉइंट इन टाइम, और उसने यूएस के हाथ में सर पे हाथ रख दिया था कि ठीक है मैं आपकी ये मदद करता हूं। ये वो पीरियड था। यूएस के पास इतना भी दबदबा नहीं था कि वो लैटिन अमेरिका के ऊपर कोई डिक्टेट कर सके। जब तक वो कैलिफोर्निया, टेक्सास और बाकी जो स्पेन के कॉलोनीज थे वहां पे, जैसे हवाई, गुआम, फिलीपींस तक आए, इट वाज अराउंड 1898। हाँ, 70 साल लगे थे उसको कब्जा करने में। आज का क्या स्टेटस है मनरो डॉक्ट्रिन, और क्यों बोल रहा है कि मैं डिक्टेट करूंगा? दो तीन चीजें। पूरा का पूरा यूरोप, उस वक्त तो ग्रेट ब्रिटेन एक राइजिंग पावर था, इसमें भी वो बोला है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग रखा है। हालांकि यूरोप के बारे में बात किया है कि उसकी मदद करनी है, लेकिन क्लियर एनएसएस में बताता है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के लिए उसको बहुत चिंता है, क्योंकि काफी सेपरेशन, सारे सेपरेटिस्ट पावर्स। नो नो, ग्रेट ब्रिटेन का तो है क्योंकि वो लिंक है पुराना, और आयरलैंड से लिंक है क्योंकि जब ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड के ऊपर कब्जा किया था तो काफी सारे आयरिश क्रिश्चियंस यूएस आए थे, और इनके पॉलिटिशियंस काफी आयरिश कैथलिक्स हैं। तो ये आयरलैंड से उनका कनेक्ट ये है। आप खोज के निकालो, आपको हर प्रांत में इतने सारे लोग मिल जाएंगे जिनका कहीं ना कहीं रिश्तेदारी कनेक्ट फादर के साइड से या मदर के साइड से उनको आयरलैंड से मिले, वेरी कॉमन। तो वो रिश्ता है जिसके लिए उनका कनेक्ट है, बाकी कोई यूरोप से कनेक्ट नहीं है। अभी यूरोप डिक्लाइनिंग पावर है, और अभी तक वो यूएस के मिलिट्री सपोर्ट को देखता था, चाहता था, ताकि वो अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके। कोविड हुआ, कोविड में आप देख लो किस तरह से इन्होंने इन्हें सेल्फिशनेस किया, सारे वैक्सीन अपने लिए रख लिए, जितने उनके पॉपुलेशन है उससे 3 गुना ज्यादा। हालांकि वैक्सीन का चाहे आप कितना कोल्ड स्टोरेज में रख लो, उनका एक 4-5 महीने का एक्सपायरी डेट हो जाता, उसके अंदर यूज करना है, नहीं तो गटर में फेंकना। और स्टैंडर्ड जो एक शीशी होता है उसमें 10 इंजेक्शन आते, एक शीशी खोल दिया तो आपको 10 पे डालना है, नहीं तो गटर में फेंकना। दे एग्रीड एंड प्रिफर्ड टू थ्रो इट इन द गटर देन टू गिव इट टू द ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ भूला नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई शुरू करवा दी जो नेवर एंडिंग है, और इस तरह से आप देख लो यूएस ने तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितनी लड़ाइयां शुरू करी हैं जो चलती जा रही, कभी थोड़ा दबता है फिर चलता है, कहीं और खोल देते हैं। इसके खर्चे कहां से लाओगे?
यूएस के पास अब पहले से ही पैसे नहीं थे, वो तो क्योंकि डॉलर ग्लोबल रिजर्व था, तो आप कितना भी डॉलर प्रिंट कर दो, कोई ना कोई खरीद लेता था आपका ट्रेजरी बॉन्ड। सबसे बड़ी गलती करी थी बाइडेन ने, जब उसने यूएस डॉलर और जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम था स्विफ्ट, उसको वेपनाइज करके रशिया को हटा दिया। सारे देश घबरा गए थे कि यार कल को कोई आ जाए जो जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं या जो मैं बात कर रहा हूं पसंद नहीं, तो मेरा भी गया। वो दिन है, आज का दिन है। अगर मैं ब्रिक्स का लेता हूं, 2022 में रशियन यूक्रेन लड़ाई जब शुरू हुआ था, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो रशिया का बहुत कम था, बाकी ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबसे ज्यादा चाइना के पास था, तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी बॉन्ड। आज 3 साल बाद टोटल 700 बिलियन है एंड डिक्लाइनिंग, 50% से भी ज्यादा निकल गया है नहीं। और यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड कोई खरीद नहीं रहा, एंड पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो अगर आपका जो डॉलर में ट्रेड नहीं है तो क्या करोगे? अब नए मेजर और राइजिंग पावर्स आ रहे हैं, और ग्लोबली आप देखो, जो चीज आप आज से 30-40 साल पहले कर सकते थे कि भाई आपने सैंक्शन कर दिया, उसको इससे निकाल दिया, देयर वाज नो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी, नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। जो ग्लोबल नॉर्थ था वो जो डिक्टेट करते थे उससे आप चलते थे। आज इतना इंटरडिपेंडेंट हो गया है कि आप देख लो, आप सैंक्शंस कर रहे हो, आपने सोचा था ईरान पे सैंक्शन कर दूंगा तो जो हार्डलाइन रजीम है वो गिर जाएगा, वो बल्कि और उल्टा हो गिरा, वो तो और हार्डलाइन हो गया। सैंक्शन किया रशिया पे, सोचे कि गिर जाएगा, गिरा। क्योंकि जितने आप इंटरडिपेंडेंट हैं, जो आपके लिए क्रिटिकल है, उसको तो आपने सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? और ये जो राइजिंग पावर्स हैं और मेजर पावर्स हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ये अपना पाथ चार्ट कर रहे, ओपनली कह रहे तेरी ऐसी कम तैसी, जो करना है कर ले, ये मेरा रास्ता है, रोक सके तो रोक ले, रोकते बन नहीं रहा। तो कौन सा सुपर पावर हुआ? चाइना तो कभी सुपर पावर था ही नहीं। सुपर पावर वो होता है, सिंपल टर्म, कि अगर कोई देश अपना कोई पॉलिसी बना रहा है, सबसे पहले एक सांस लेके सोचता है कि इस पॉलिसी का इंपैक्ट उस सुपर पावर पे क्या होगा, उस पे क्या रिएक्शन आएगा। अगर आपके विपरीत आएगा तो आप वाटर डाउन करके पॉलिसी निकालते, तब आप सुपर पावर हैं। किसी जमाने में यूएस हुआ करता, मैं तो बोलता हूं 2018 तक था। 2018 में जब ट्रंप ने वो JCPOA निकाला, ईरान का न्यूक्लियर डील से आउट हो और ईरान पे सैंक्शन किया, तब हाँ, ईरान से हम सबसे ज्यादा तेल लेते थे। उसने एक हुक्म दिया, आपको नहीं लोगे, हमने 0 कर दिया। अब वो सोच रहा है 7 साल बाद वही है, नहीं है। आपने सीख लिया था पहले से कि इस तरह से एक के ऊपर डिपेंडेंट रहने से आप मर जाओगे। आत्मनिर्भरता चाहिए आपको, अपना स्टैंडिंग हर फील्ड में ऊपर उठाना है, फिर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज वो कह रहा है आपको रशिया से कम कर दो, आप तो बढ़ा रहे, बल्कि और एवेन्यूज ओपन कर दिए। नॉट ओनली दैट, जो इन 2
जिन दो उनके ऑयल वाले थे, रोजनेफ्ट और एक और, जिसको सैंक्शन किया है, आप उसी से ले रहे हो, कर ले, ठीक है। तो आज के इंटरडिपेंडेंसी में अगर आपको ये इस तरह का सेल्फिश पॉलिसी निकालते हो जो ग्लोबल साउथ को लूट कर सकते हो, वो नहीं चलेगा। क्योंकि खास करके कोविड और उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई में जब आपने यूएस डॉलर और स्विफ्ट को वेपनाइज कर दिया, भरोसा उठ गया है आपसे, ग्लोबल साउथ का भरोसा उठ गया है। तभी आप देखो, जब आपने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ फरवरी 2023 में इंडिया में होस्ट किया था, 150 में से 125 देश हेड्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट किए थे और 2 ऑनलाइन पार्टिसिपेट। वो चाइना जो तब तक अपने आप को G2 और ग्रेट पावर रिलेशंस बोलता रहता था यूएस के साथ, ऐसा पाछा पलटा उसके बाद कहता ना जी मैं तो डेवलपिंग नेशन हूं, आई एम पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। क्यों जी, तेरा G2 किस कूड़ेदाने में गिर गया? बहुत धक्का लगा। और उससे बड़ा धक्का लगा जब आपने G20 में करके दिखा दिया, जो एक्चुअली G20 का चार्टर है कि वीकर नेशंस को साथ लेके चलना। बाकी दोनों देशों में जो अभी किया है इन्होंने, उतना कुछ हुआ नहीं है। चाहे ब्राजील ले लो, चाहे साउथ अफ्रीका ले लो। यहाँ पे एक बार तो मुझे बुला लिया था, फिर मैंने बोला भी था कि यार मेरा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, एजुकेशन फील्ड का। महाबलीपुरम में मीटिंग हुआ था, एक मीटिंग के लिए बुलाया था, फिर मैंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया था कि मैं एजुकेशन सिस्टम में और कई एजुकेशनिस्ट है, मुझे क्यों बुला रहे। 200 से ज्यादा मीटिंग हुए हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स, पैन इंडिया, जहां पे ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन था। पहले उनको मैसेज भेजा गया, ये चीज बात कर रहे हैं, आप अपने कंसर्न्स लेके आइए, और उसके एंड में पूरा फाइनलाइज हुआ कि हम ये चीज G20 में ऐड करेंगे। जब ग्लोबल साउथ को बुलाया था तो बाकी G20 के रेप्स को भी बुलाया था, वो भी पार्ट ऑफ डिस्कशन थे। और आप देख लो, ये इकलौता एक मीटिंग पूरे संसार में, इससे पहले और इसके बाद अभी तक तो हुआ नहीं है, जहां मीटिंग शुरू होने से पहले डिक्लेरेशन सबने साइन किया विदाउट डिसेंट। और आपने वो चार्टर दिया है कि G20 के साथ, ये ग्लोबल साउथ के साथ आप ये चीज करें। और उनको ये खुश नहीं है ग्लोबल नॉर्थ की, आपने अफ्रीकन यूनियन को ले आया। African Union represents 54 African countries, and that one step bulk of those African nations are standing with you. 40 से ऊपर धक्का वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसी को देखते हैं वो डर से राइज ऑफ ब्रिक्स। एससीओ है बट उतना नहीं है, उसके अंदर नजर उनकी चाइना, भारत और रशिया इन्हीं के ऊपर रहती है। ब्रिक्स से बहुत डरते हैं। अब डर और भी है क्योंकि ईयू के 2 देश हैं, हंगरी और ग्रीस, जिन्होंने तय मन बना लिया है कि हम ब्रिक्स में जाएंगे। और अगर ईयू कहता है कि ईयू में रहते ब्रिक्स में नहीं जाएंगे, तो ईयू की ऐसी तैसी। दैट इज द बिगेस्ट फियर कि ईयू टूट जाएगा। दे आर बोथ वांटिंग टू जॉइन ब्रिक्स। उनको फायदा दिखता है। फायदा किस लिए दिखता है? आप पे भरोसा, भारत पे भरोसा, इसीलिए वो तोड़ के आने को तैयार है, ठीक है। इसके बीच में अब आता है टप्पू द ग्रेट, ऑरेंज हेड, कोई बोलता है, किसी कोई डोनाल्ड डक बुलाता है, कोई डेनिस द मिनिस बुलाता है, यू नो हुम आई एम टॉकिंग ऑफ, DJT, एंड ही कम्स विद दिस फेमस टैरिफ वॉर कि मैं सबको टैरिफ कर दूंगा, तो वो डर के मेरा मार्केट बंद हो जाएगा, तो डर के मेरे से बात करने आएंगे। उसको पता लगा कि भाई तेरा मार्केट बंद है तो बाकी मार्केट भी तो संसार में है। You're not the only one in the world. अभी मैं
उसका उदाहरण मैं देता हूं भारत के ट्रेड का। अक्टूबर के महीने में थोड़ा कम हुआ था, अभी एज ऑफ नवंबर यू हैव गॉन 20%, ऑलमोस्ट 20% मोर देन व्हाट इट वाज ईयर ऑन ईयर। आपने किया क्या? जो आइटम्स ट्रंप ने टैरिफ में नहीं लगाया है उसके एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा दिए हैं टू यूएस, दाब के, सो मच सो दैट, और बाकी जिस पे लगाया है आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ा दिया। सो मच सो that despite taking out all the other items from USA, year on year, trade to USA has gone up by almost 8%. So much for his 50% tariff. क्या कर लेगा? दो गुजरातियों से पाला पड़ा है, दो क्या, गुज्जू मारवाड़ी भाई। भी है, गोयल जी भी है जो ट्रेड करते हैं। तो जिनके नस में ट्रेड लिखा है यार, नस नस में पता नहीं कितने सदियों क्या लाखों जन्मों से चला आ रहा है, उनके अंदर ट्रेड, उनसे पंगा ले रहे हो, तेरे को तो कख नहीं आता, उनके सामने तो कल का छोकरा है। ये है, अब किस मुंह से क्या मुंह बोलेगा लोगों को। सो दिस इज वेयर द यूएस पॉलिटी इज ब्रेकिंग अपार्ट। क्या हो रहा है? यूएस सोसाइटी बहुत डीपली फ्रैक्चर्ड। आइदर यू आर विद ट्रंप होल हार्ट और यू आर विद द डेमोक्रेट। No central line, no neutral people. नथिंग। ओके, उनकी इकोनॉमी तो कोलैप्स हो रही है थैंक्स टू टैरिफ्स, क्योंकि वो मूडीज एनालिटिक्स अक्टूबर में बोला है 50 में से 23 स्टेट्स आर फेसिंग रिसेशन, एक्चुअली फेसिंग रिसेशन। जो बचे 27 स्टेट हैं उसमें 13 स्टेट्स आर ऑन थिन आइस, कभी भी रिसेशन में जा सकते हैं, तो 36 हो गए, तो बचे 14। 14 में से केवल 3 स्टेट हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ यूएसए, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। कैलिफोर्निया इज अ ब्लू स्टेट, टोटली वोक, और अब न्यूयॉर्क सिटी में वो आ गया है। न्यूयॉर्क स्टेट वाज एसेंशियली ऑन न्यूयॉर्क सिटी, वो फाइनेंशियल हब है। हमदानी आ गया, वो इज टोटली लेफ्टिस्ट, हार्डलाइन लेफ्टिस्ट। भाई साहब वो कह रहे हैं कि ये दो स्टेट भी थिनाइस में, मतलब पूरी जीडीपी आपकी केवल टेक्सास, केवल और केवल टेक्सास स्टेट पे डिपेंडेंट है। व्हाट कंट्री आर यू यार? खत्म कर दिया तुमने। अंग्रेजी में एक कहावत है, बाइट द नोज टू स्पाइट द फेस। टैरिफ किधर कर रहे हो यार? एक जमाना था when US till the late 60s early 70s was the global industrial hub। हर चीज यूएस में बनता था। पैसे बहुत आ गए, आलस आ गई, वहां से आपने पूरे अपने फैक्ट्रीज आउटसोर्स करने शुरू हुए टू द वेस्ट, टू द फार ईस्ट एंड टू चाइना। आज ये है कि एक्सेप्ट फॉर हाई एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी बल्क contributors are Indians by the, except for the high end technology which most of the country don't need yaar। And if I take a country like Zambia or Namibia or Congo and say तू मेरा F-35 खरीदेगा, उसका क्या जरूरत ही नहीं है, उनकी इतनी लड़ाई ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। बल्क ऑफ द ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, close to 80-85% is low and medium tech। कपड़े, जूते, ये चीजें होती हैं आम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके मोबाइल फोन्स, ये वो, ये आम जो डे टू डे आज जनता इस्तेमाल करती है, वो चाहिए। आप तो बनाते ही नहीं है। वो आता है चाइना से और या इंडिया से।
इंडिया से और चाइना से, यही है जगह जहां से आ रहे हैं। तो अगर आप केवल खरीदार हो तो टैरिफ किस पे लगा रहे हो? अपने आप पे ही तो लगा रहे हो, खरीदार तो तू ही है यार। मुझे बोलेगा अगर कि तू 100 रुपए का ले रहा है, अब मैं 150 का लूंगा, मैं तो खुशी खुशी दूंगा तेरे को 150 है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा 50 रुपए तो तेरे जेब से जा रहे हैं। इतनी अकल नहीं है। अकल गई तेल लेने, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ फेथ तो बोला ही हुआ था डॉलर और स्विफ्ट पे। स्विफ्ट वॉज टोटल गुंडागर्दी एंड हफ्ता बाय यूएस बैंक। टोटल गुंडागर्दी, दादागिरी एंड हफ्ता। यूएस बैंक का कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर मैं और जैसे गायत्री देवी अफ्रीका में है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनके कंपनी से ट्रेड कर रहा हूँ, यूएस का क्या लेना देना ना जी। मैंने जब पैसे देने हैं मेरे बैंक से पैसा पहले यूएस के डेसिग्नेटेड 4 जो बड़े बैंक हैं उनके फेडरल बैंक ने बोला है वहां जाएगा, वहां से गायत्री देवी के पास जाएगा उनके बैंक पे। यहां तो नॉर्मली बैंक्स जो कमीशन लेते हैं व्हेन यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अ फॉरेन अकाउंट इज अबाउट 2.5%, राइट। वो लेते थे एनीथिंग बिटवीन 20 to 30% हफ्ता। अब उसको आपने वेपनाइज किया तो संसार आपके यूपीआई के साथ जुड़ने लगी। हम उनको उस तरह के सिस्टम्स बना के दे रहे हैं। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने एक प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया, उसके थ्रू, हालांकि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन संसार के तकरीबन जितने भी फेडरल रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक सब है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट बैंक एंड दे सिट ऑन द बोर्ड, दे रेप सिट ऑन द बोर्ड। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भी वो हर दिन आपका करेंसी एक्सचेंज रेट निकाल के देता है। उन्होंने प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया है, तो आपके जो इंटरफेस पेमेंट लिंक्स हैं उसके थ्रू जाते हैं, वो दे रहा है आपका डेली एक्सचेंज रेट। मैंने यहां से दबाया, मेरे बैंक से पैसा निकला और इक्विवेलेंट करेंसी रेट के मुताबिक गायत्री जी के कंपनी के अकाउंट में चला गया, इमीडिएट, रियल टाइम, ठक ठक, दैट्स ऑल। उनको रास आ गया यार कि जो हफ्ता ले रहा था उसकी ऐसी कम तैसी, उसको हफ्ता क्यों दें हम। हालांकि इन्होंने एक एम्ब्रिज निकाला था, ब्रिक्स में दिया था, ब्रिक्स पे का सिस्टम कोशिश कर रहे थे, बट देखो यही होता है ना, जब चाइना इन्वॉल्व होता है, गलती उन्होंने कर दी थी, भारत को नहीं दिया, उन्होंने चीन को दिया। लोगों का भरोसा तो है ही नहीं चीन के ऊपर आज की तारीख में। तो जब भारत बोला कि हम यूपीआई करते हैं, धड़ाधड़ वॉस्त्रो अकाउंट में करते हैं, तैयार है। वॉस्त्रो अकाउंट में जब पैसे कलेक्ट होने लगे जैसे रशिया का, तो आपने कह दिया कि यार, आरबीआई ने कह दिया ठीक है यार, आप हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बना लीजिए। उसके बाद आपका यूपीआई तो कनेक्ट हो ही रहा है, उनका है स्विफ्ट पे सिस्टम, उनका क्या है, फास्ट पे सिस्टम ऐसी है रशिया का, जैसे अपना यूपीआई है, वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब भी आपको पैसे निकालने हैं, आपको आपके रूबल्स में पैसे मिल जाएंगे, वहां पे जो भी पैसा आपको कमाना है यहाँ कमा लो। आप स्मार्ट देखा, बैंक में उनके करंट अकाउंट में पड़ा था वॉस्त्रो अकाउंट। नाउ दैट सेम रूपी कम्स इनटू सर्कुलेशन इन द स्टॉक मार्केट्स, ईटीएफ, इक्विटी ट्रेडेड फंड में आपने बोला था, उसमें डाल दो। एफडीआई आ गया आपको, आपके खुद का एफडीआई इन रुपीस, ठीक है। तो लोगों को पसंद आ रहा है यार, ये भी अच्छी बात है। इंडिया इज अ राइजिंग मार्केट, यहाँ के स्टॉक मार्केट वगैरह में हमको पैसा मिलेगा, हम यूपीआई से कनेक्ट कर लेते हैं, हम वहां पे पैसा जो बनता है वो बोल देंगे इतना पैसा हमको हर साल हमको ट्रांसफर कर दिया करो, वो आ जाएगा वहां पे रियल टाइम में मेरे को, मेरे करेंसी में, कोई झंझट ही नहीं। तो उस पे लुक एट द इम्पैक्ट ऑन द डॉलर, ओके। और अब हो रहा है कि उसको डेट मैनेजमेंट क्राइसिस आ, क्या है, 37 ट्रिलियन इन काउंटिंग अभी देखते हैं
जनवरी के महीने में निकलता है कितना बढ़ गया होगा, क्योंकि मूडी एनालिटिक्स ने बोला था कि पिछला फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ये जब 31 दिसंबर को खत्म होगा, हर 71 दिन में 1 ट्रिलियन डेट यूएस जमा करना, मतलब 5 ट्रिलियन। अगर 37 था तो अगर वो सही है उनका एनालिटिक्स तो मतलब 42 ट्रिलियन। और इस साल के एंड तक जो ट्रेजरी बॉन्ड्स मैच्योर होंगे जिसके पैसे उन्होंने देने हैं 9 ट्रिलियन, 51 ट्रिलियन। इमेजिन कहां जा रहा है। और अभी देखता है कि बल्क ऑफ ग्लोबल साउथ तो आपके साथ खड़ा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, ईयू भी खड़ा है आपके साथ ट्रेड करने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को तैयार है। और ईयू का जो टारगेट टिप सिस्टम है, जो इनका टारगेट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है, उसका तो अभी ट्रायल रन शुरू हो चुका है यूपीआई के साथ। और ईयू प्लस नॉन ईयू कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दैट, विच इज 40 यूरोपियन नेशंस, 40 of them are going to be connected with that. स्विफ्ट गई भैंस पानी में, ट्रांजैक्शन तो फटाफट आपका होने लगेगा। तो जो गुंडागर्दी थी वो धीरे 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 आप उसको जड़ से उखाड़ रहे, आप समझ रहे हैं आपसे नाराजगी क्यों है उसको। तेल जो आप यूएस रशिया से ले रहे हो, ये वो तो दिखावा है, वो ये है कि उसके गुंडागर्दी का जड़ आप उखाड़ के फेंक रहे हो। ठीक है, और फिर देखता है कि लैटिन अमेरिका के अंदर चीन और रशिया तो थे, आपके फुटप्रिंट आने लगे। जभी तो वो एनएसएस में कहता है कि ये मेरा इलाका है, मेरी गुंडागर्दी है, नॉन वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं लाऊंगा, लेकिन उसी एनएसएस में बोलता है कि भाई साहब भारत के बगैर मैं कख नहीं कर सकता, क्योंकि देखो आपकी जड़ें उखड़ रही हैं। अब वो देख रहा है यार भारत खड़ा है, सारे उसके साथ खड़े हैं, तो इसके बगैर मैं कैसे करूंगा। अगर वो सोच रहा है कि भारत के छत्र छाया के नीचे भारत तेरे को गुंडागर्दी करने देगा तो थिंक अगेन। और गुंडागर्दी के अलावा उनको तो आता ही नहीं है कुछ भी। ये देश ही एस्टेब्लिश हुआ था गुंडागर्दी के साथ, क्योंकि नेटिव अमेरिकन को मार दिया था। उसके बाद सब तरफ गुंडागर्दी से बोला था कि मैं जो एग्जिस्टिंग कॉलोनी से उसको छूंगा नहीं, लेकिन स्पेन को उखाड़ के फेंक दिया आपने। तो अभी जब हम रोते हैं कि चाइना ट्रीटी साइन करता है, फिर जब थोड़ा ताकतवर होता है तो फाड़ के फेंक के दोबारा ट्रीटी के लिए बोलता है, तो उसमें और यूएस में क्या अंतर है। वो भी ऐसे ही करता रहा। तो लोकल करेंसी ट्रेड का तो खत्म हुआ, पेट्रो डॉलर भी खत्म हो गए, क्योंकि आपने डॉलर को वेपनाइज किया। 50 साल का ट्रीटी था आपका, यूएई और सऊदी अरेबिया और यूएई, वर्चुअली ओपेक बोल दो, वही ओपेक को चलाते थे। 1974 में आपने साइन किया था, जून 1974, 50 ईयर एग्रीमेंट की आप तेल केवल डॉलर में बेचोगे और मैं आपकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करूंगा। नाउ यू, हाँ जी, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। no, ब्रेटन वुड्स इज सेपरेट। ब्रेटन वुड्स इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। वो तो 45 के करीब लड़ाई खत्म होते होते तब हो गया था। दैट वाज द आईएमएफ टू कंट्रोल द वर्ल्ड फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आया था। दिस इज 1974 कि भाई आप केवल डॉलर में बेच। उसके पहले तो पाउंड में भी बिकता था ना, बिकॉज पाउंड वाज द ग्लोबल करेंसी एंड देन इट फेल अवे बाय द 50s एंड 60s। तो ये फॉर्मल ट्रीटी था 50 साल कि केवल आप डॉलर में ही बेचोगे और आपको बचाने के लिए मैं खड़ा हूं।
तो जब इराक कुवैत के अंदर घुसा था तो सऊदी अरेबिया को डर था कि मेरे ऊपर आ जाएगा, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि कुवैत भी डॉलर में बेचता था, दैट इज हाउ द अमेरिकन्स केम इन टू थ्रो आउट इराक फ्रॉम दैट। ठीक है। एंड इराक, उसके बाद इराक के अंदर क्यों गए, सदाम हुसैन को क्यों मारा, क्योंकि वो एक बोर्स बना रहा था वेयर इट वुड हैव सोल्ड इन यूरोस। Yes. Wanted to trade his oil in euros, so they killed him. लिबिया क्यों गए, because Gaddafi was making another oil bores where he wanted to sell with gold. तेल के एवज में आप मेरे को गोल्ड दोगे टू मेक हिज करेंसी वेरी स्ट्रांग, तो उसको मारना था, इसीलिए अंदर गए और उसको मार दिया। आज वो ताकत है नहीं, आप में हिम्मत है नहीं, ताकत है नहीं, आपने ये गलती कर दी, डॉलर को वेपनाइज कर दिया, तो दैट ट्रीटी हैज लैप्स्ड एज ऑफ जून 2024। 1.5 साल के लैप्स हो गया है। दैट इज व्हाई यू फाइंड दैट सऊदी अरेबिया एंड अदर्स आर सेलिंग टू चाइना इन युआन, आपको रुपये में देने को तैयार है, बाकी को जो करेंसी में लेना है उसको लेने को तैयार, दे नॉट ड्यूटी बाउंड। और आज के तारीख में यूएस में वो हिम्मत नहीं है, वो गुर्दा नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अंदर घुस जाए। तो कितने महीने हो गए वेनेजुएला के आगे, आप तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेके आ गए हो। सर दूसरा भी ले लिया, दूसरा टैंकर भी ले लिया। कल उस पे वो ट्रम्प बोलते ले ना, लो यार, एक दो टैंकर ले, अगर एक दो टैंकर ले रहे हो क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे को लग रहा है ये शुरली भेज रहे हैं कि तू लेता रहे, वो तो डाइवर्ट हो गया, पता नहीं किस पोर्ट से कहां से निकल के जा रहा है, उसको वो भी नहीं पता हो। देखो कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री यूएस के साथ खड़ा नहीं है, कैरिबियन है छोटे छोटे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर you could say erstwhile colonies या डोमिनियन ऑफ यूके, ब्रिटिश डोमिनियंस है। कौन से सेंट किट्स, बहामास, जमैका, ट्रिनिडाड टोबैगो, ये सारे तो ब्रिटिश डोमिनियन है, वो एक्सेप्ट कर रहे क्योंकि ब्रिटेन एक्सेप्ट कर रहे, ब्रिटेन का किंग उनका किंग है। Is any Latin American country speaking against Venezuela? No. तो आप वो एक दो शिप और ये भेजता रहेगा, उसको आप पकड़ते रहिए, बाकी तेल पूरा वो अपने टैंकर्स के साथ बाय रोड निकाल के पता नहीं किस पोर्ट से, कौन से शिप से, कितने शिपों से जा सकता, कहीं भी चला जाए, कुछ पता लगेगा। ठीक है, तो कोशिश उसकी यही है कि हर जगह लड़ाई शुरू करवा दूं ताकि मेरा दबदबा रहे, कि लोग मेरी तरफ देखें। अब तेरे तरफ देख ही कौन रहा है, आप देख लो यूक्रेन की लड़ाई में वो पीस डील लेके आ रहा है, लेकिन ईयू और यूएस के बीच में ही झगड़ा हो रहा है, तो जो आप लेके आ रहे हो वो कचरा है, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हालांकि उनका वो ईयू के बारे में तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है मेरे को, जो रवि किशन के फिल्म का, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी ठंड है फिर भी घमंड है। झंडवा मतलब कचरा है, झंड हो गई है जिंदगी, लेकिन घमंड अभी तक नहीं गया है कि हम तो हम ही हैं। ठीक है, बट दैट हैज क्रिएटेड फिशर्स, डीप फिशर्स बिटवीन यूएस एंड ईयू। गाजा पीस प्लान लेके आया, कौन एक्सेप्ट कर रहा है मेरे को ये बता दो। इजराइल तैयार है कि मेरे लोग मरेंगे नहीं, ये मुस्लिमी लोग मरेंगे, तो बड़ा बुरा फंसा है पाकिस्तान उसमें। अभी गया हुआ है, कहता है 1 बटालियन, वहां झापड़ पड़ने वाली है, उन्होंने बोला 1 डिवीजन। निकालेगा तो कहां से निकालेगा, पहली बात, निकाल भी लिया तो देख लो आग क्या लगेगी यहाँ पे, उसके खुद के फौज उसको जला के राख कर देंगे। तभी मैंने बोला था कि या तो ये एक्साइल भागेगा या 2 गज जमीन के नीचे होगा।
दोनों में से कोई है, और कोई चारा इसके पास बचा नहीं, और भागेगा तो यूएस ही भागेगा। तो इसकी बीवी बच्चे लेके ऑलरेडी यूएस सिटीजन बन के वहां बैठे। ठीक है, अब डर क्या आ रहा है उसके साम्राज्य टूट रहा है, ईयू उसके साथ है नहीं, भारत, इजराइल और रशिया में बहुत घनिष्ठता आ रही है, रिलेशंस आर गेटिंग डीपर, both Russia and Israel are looking to India कि इंडिया के साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन टू मेक फॉर रशिया, फॉर इजराइल, फॉर इंडिया एंड फॉर एक्सपोर्ट। That is the end of US weapons. Yes, big end, because Israel has technology, Russia also has advanced technology, or India is a mass production center. Then France is looking at you for defense production. Safran तो already लेके आ रहा है, they are looking at you. Germany is looking towards you. Rheinmetall has already come for artillery shells. अब धीरे धीरे ये सब इस तरफ शिफ्ट करके आ गए। एम्ब्रेयर आपके साथ ब्राजील का खड़ा है कि भाई छोटे एयरक्राफ्ट और ये वो एयरक्राफ्ट हम रीजनल एयरक्राफ्ट अपना बना लेंगे। एयरबस इज गेटिंग वरीड, बोइंग इज गेटिंग वरीड कि हमारे छोटे जहाज इनको लेंगे नहीं, तो वो भी प्रोडक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं। और आप इंटरेस्टिंग देख रहे हैं किस तरह से मतलब इसका साम्राज्य टूट रहा। हर तरीके से सर, इनकी जो पूरा का पूरा अदृश्य राज की जो लॉबी है वो भी तो टूट रही है, चाहे आप आर्म्स की बात कर नहीं, लीजिए, वो मेरा सोच अलग है। वो अदृश्य राज्य की लॉबी नहीं है, वो राउंड अदृश्य राज्य में एक क्राउन काउंसिल और कमिटी है, उसके नीचे राउंड टेबल है। वो राउंड टेबल टूट रहा है जो जॉर्ज सोरोस के बंदे, ये पप्पू भी जॉर्ज सोरोस के बंदों से ही तो मिलने जा रहा है। वो ऑलरेडी राउंड टेबल से उसको हटा दिया है अदृश्य राज। अदृश्य राज आपके साथ है क्योंकि वो अदृश्य राज का मैक्सिमम पैसा जो है 10-12 12 एक हेज फंड कंपनी से, जिसके सबसे 3 बड़े हैं स्टेट स्ट्रीट, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड। ये 3 सबसे बड़े हेज फंड्स आउटसाइड ऑफ यूएसए। द बिगेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड दे हैव ओपन्ड इन इंडिया, दे हैव क्लोज्ड शॉप इन चाइना। ठीक है, ऐसे चीजों में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दे हैव ओपन्ड शॉप इन इंडिया। मतलब क्या? चीन से बंद हो, दे नथिंग इन चाइना। इन तीनों का कोई ऑफिस नहीं है चाइना में, भारत में। तो क्राउन काउंसिल हैज बेट ऑन यू कि आगे संसार को संभालने के लिए आप सही रहोगे। ग्रजिंगली दे हैव एक्सेप्टेड कि अब लूटमार हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अरबों रुपए हैं जॉर्ज सोरोस और ये यूरोप जो बाकी जो इनके गैंग है, स्टेट डिपार्टमेंट में है, सब तरफ है, उनके पास तो अरबों रुपए हैं। पहला टूट जो CIA का आया, they used to control the Colombian drug mafia. Colombia has broken ranks with USA and joined hands with Venezuela. They have come out in support of Venezuela. setback, big setback. Big setback. पैसे नहीं आएंगे। अब आप समझ रहे हो म्यांमार क्यों आना चाहता है? रेयर अर्थ तो एक दिखावा है। The only drug triangle left is the यूनान, कंबोडिया, लाओस, which used to come via Myanmar. वो ड्रग कंट्रोल करना चाहता है CIA ताकि उसके पास ब्लैक पैसा आए कुछ करने के लिए। इधर तो अफगानिस्तान में उन्होंने तो ऑलमोस्ट 90-95% पॉपी फील्ड्स तो जला दिए, 5% रखे हैं विच इज फॉर मेडिसिनल यूज, दैट्स अबाउट ऑल। तो धंधा बंद हो गया। वो धंधा बंद हुआ तो उनको यहां चाहिए। पैसे की किल्लत आ रही है भाई साहब, पैसे की किल्लत आ रही है, और पैसे से ही सारी चीजें चलती हैं।
पैसा बोलता है। ऐसा बोलता है। अब आप देखो, वो ये खड़े खड़े देख रहा है, रोते पटते पढ़ते चिल्लाते चीखते जो करते, यू आ रहा है आपके साथ ट्रेड डील साइन करने। उसके पहले बेंजामिन नेतन्याहू आ रहा है। Again? Yeah, January is coming. That's what I'm told. January is coming. बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन आते गए हैं। वेस्ट एशिया आपके साथ डील के लिए तैयार है, ठीक है। अफ्रीका आपके साथ डील कर रहा है, ईस्ट एशिया आपके साथ डील कर रहा है, आसियान आपके साथ डील कर रहा है, ओशनिया लेटेस्ट न्यूजीलैंड, उसका तो फॉरेन मिनिस्टर हो रहा है कि मेरी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। मत कर यार, क्या फर्क पड़ता है तेरे? उनको तो राइटिंग इज, रोते पढ़ते वही बोल रहा हूं, राइटिंग इज क्लियर फॉर दिस ग्लोबल नॉर्थ की यार, भारत के साथ नहीं किया तो हम खत्म है। अच्छा, काफी सारे ये सब आपके साथ अलाइन कर रहे हैं। कुछ एक है जो रशिया के साथ अलाइन कर रहे हैं और कुछ चाइना के साथ भी अलाइन कर रहे हैं। इसके साथ कोई आ ही नहीं रहा। इसने तो सोचा था ढिंडोरा पीट के टैरिफ वॉर करूंगा तो कतार लग जाएगी, लाइन लग जाएगी डर के मारे। हाँ, आर्म ट्विस्ट करके जिसको बुला लेता है तो वो है। पैक्स सिलिका बनाने किया तो वो तो जूनियर लेवल बंदों को भेजा था, जूनियर लेवल, मतलब सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल बच्चा है, उनको भेजा था। उसमें से भी 2 जन ने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो आप देख रहे हो कि टूट रहा है, और उसका वो प्यू का रेटिंग निकाल के लाते हैं। ग्लोबली यूएस एंड ट्रम्प इज बिलो 50%। यूएसए का रेटिंग ऑन ट्रस्ट इज 45%, ट्रम्प का इज 34%। इंटरनली ट्रम्प का रेटिंग इज 41%। 59% ऑफ पीपल इन यूएसए डोंट ट्रस्ट ट्रम्प। और ये जो 45 एंड 34% है, दिस इज द लोएस्ट रेटिंग एवर दैट यूएसए हैज गॉट। ये स्टेटस पे है यूएस आज। तो अभी इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइनमेंट वो किस तरह से कर रहा है? सबसे ज्यादा डर क्या है? ये अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं यार, पिट रहा है बुरी तरह। जो पॉलिसी निकालता है पासा उल्टा पड़ जाता है, कुछ सही नहीं पड़ रहा। टैरिफ वॉर इटसेल्फ इज कमिंग अंडर इंटरनल प्रेशर। लोग तो अब चीखने लगे कि भारत के, स्पेशली भारत के साथ क्यों किया तुमने। और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों इकट्ठे हो गए इस पॉइंट पे, पीछे पड़ गए। अच्छा, जुडिशियल ओवरसाइट भी आ रहा है उसके ऊपर। तो रिपब्लिकन्स पुशबैक करना शुरू कर रहे हैं अब पोटस के ऊपर कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और वीपी के ऊपर भी आ रहा है। जेडी वॉन्स जो स्टेटमेंट्स उन्हें इमिग्रेंट के दिए हैं, दे हैव ब्लोन इट अप एंड ब्रॉट इट ऑन हिज वाइफ आल्सो, और उसको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। एक ने तो पूछ लिया था उससे कि हमने आया, सब कुछ दिया, सारा कुछ किया, तो तुम कैसे कह रहे हो कि अब बहुत हो गया? हु इज डिसाइडिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनफ इमिग्रेंट्स? What is this line? Who has drawn this line? What has qualified you to draw this line? वो जेडी वॉन्स को जवाब देता नहीं बना। और इंडियन लेडी ने पूछा था, वो वर्किंग इन द आईटी कंपनी, कि भाई हमने इतना सब कुछ दिया, तेरे बंदों ने क्या दिया? What have whites contributed that we have not? हम तो टैक्स भी पे करते, तो किस बेसिस पे कह रहे हो कि इनफ? ओके, बट लेट अस बी क्लियर, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, दे हैव नो क्लैरिटी कि इकोनॉमिक रिवाइवल यूएसए का कैसा। उनको केवल यही कहता हूं यार, मोदी जी से सीख लो, स्किल डेवलपमेंट करिए पहले, फिर मेक इन यूएसए लाइए, और फिर बोलिए अपने कंपनियों को। जस्ट इमेजिन, जो ट्रेड डील के लिए बंदा आया था, ट्रेड डील के लिए कम,
और यूएस के बिजनेस हाउसेस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भारत में, वो उसको कह रहा है कि भारत में मत इन्वेस्ट करो। जवाब में क्या आया? ऑलमोस्ट अबाउट $30+ बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। यार उनको पता है दिमाग कहां है और पैसे कहां है। आपने तकरीबन 50 साल हो गए, सारा जो आपका फैक्ट्री चलाने का जो धंधा था वो खत्म है। आपको अता पता लापता, पता ही नहीं फैक्ट्री कैसे चलाना। बल्क ऑफ योर फैक्ट्रीज आर रन बाय इमिग्रेंट्स। व्हाइट मैन डज नॉट वर्क। कोई स्किल नहीं है उसमें। Pardon my saying, even the black man very rarely works. Skill है नहीं उसमें, who are pure Americans born and brought up in US. स्किल कहां से लाओगे? मागा मागा करते करते ग्रेट का गरीब हो गया, गरीब हो जाओगे। अब भारत क्या? मेक अमेरिका गरीब अगेन। गरीब अगेन। अभी बाहर क्या हो रहा? 4-5 आपको दिख रहे हैं जो ग्रुप्स बन रहे हैं। एक भारत एंड मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एक तरफ है, रशिया उसकी एलाइज एक तरफ है, ईयू उसकी एलाइज एक तरफ है, चाइना और एलाइज एक तरफ है, और यूएस और उसके जो थोड़े बहुत एलाइज है वो एक तरफ। डर उसको है कि भाई भारत और रशिया तो नजदीक आ चुके हैं, ईयू ने डील कर दिया, तो ये तिगड़ी अगर बन गई तो खत्म है। They will be controlling almost about 70 to 80% of the global trade. मैं कहां जाऊंगा, किधर जाऊंगा, क्या करूंगा? ब्रिक्स, like I said, is gaining importance because of you. तो यूएस का फॉल ये है कि आज कोई ये देखता नहीं है कि मैं जब पॉलिसी बना रहा हूं तो यूएस क्या सोचेगा। कौन सोच रहा है? न्यूजीलैंड ने सोचा था जब आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है कि अरे ट्रंप ने 50% टैरिफ कर दिया है, 36 का आंकड़ा चल रहा है भारत के साथ, मैं भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा हूं तो यूएस क्या सोचेगा? सोचा था, घंटा सोचा था। ईयू सोच रहा है कि मैं भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा हूं, और ईयू तो आपके साथ यूपीआई से कनेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है? नहीं। हंगरी और ग्रीस जो सोच रहे हैं कि ब्रिक्स में आने के लिए, क्या वो सोच रहे हैं कि यूएस क्या सोचेगा? ये है पतन यूएस का, कि अपने पॉलिसीज लोग खुद बना रहे। हमने जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का लेके चले थे, अब धीरे धीरे ईयू भी तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कर रहा है। सिक्योरिटी के लिए वो यूएस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी के लिए आपके साथ डील कर रहा है। आपके साथ डील कर रहा है जिसका पोर्टस का 36 का आंकड़ा है। एक तरफ बिस्तर से उतरता है तो बोलता बहुत अच्छा देश है, दूसरे तरफ से उतरता है तो बोलता डेड इकोनॉमी, ये वो गालियां बकता। तो ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी नहीं हुआ तो क्या हुआ? जापान तक आपके साथ यूपीआई के लिए तैयार है, साउथ कोरिया आपके साथ तैयार है। कोई नहीं सोच रहा कि यूएस क्या बोलने वाला। हालांकि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इन सबको यूएस का छत्र छाया चाहिए अगर चीन से लड़ना है। लेकिन जहां जियो इकोनॉमिक आता है, जियो पॉलिटिकल आता है, वो ये नहीं सोच रहे कि यूएस क्या सोचे। तो मैंने शुरू में क्या बोला था, सुपर पावर क्या है, कि एक टक देश सोचता है कि वो क्या सोचेगा, अगर वो बुरा लगेगा तो आप वाटर डाउन करोगे। कोई वाटर डाउन कर रहा है? कौन सा सुपर पावर रह गया? कौन सी हेजीमनी रहेगी तेरी? है ही नहीं आज की तारीख में। इसीलिए वो ये देखता है कि भारत ने शुरू किया था ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अगर ये संसार से लत हटाना है तो भारत को बदलना। आप उसके मेन थ्रेट हो, मेन चैलेंज है।
और क्या करना है, रेजीम चेंज। पप्पू तो लेटा हुआ उसके पैर में, बाकी लोग भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो लेटे हुए हैं उनके उसके पैर पे कि बोलो मेरे आका मैं क्या करूं, कि भाई ये आ जाएंगे तो ये मैं जो बोलूंगा उसके मुताबिक करेंगे। और चीन का ज्यादा सोच नहीं रहा है, क्योंकि चीन अपने ही घरेलू इसमें भयंकर उसके अंदर टशन चल रहा है। टशन तो क्या बोलूं, आपस में भिड़ इनफाइट इनफाइट बहुत इनफाइटिंग हो रहा है, आपस में भिड़ चुके हैं, यानी इट्स नेवर एंडिंग टू दी स्ट्रेंथ की। एक रिटायर्ड वाइस चेयरमैन है, था आई वुड से, जिसका प्लेस अभी जो छांगयूजिया जो शी के साथ लड़ रहा है उसने लिया था, उसको ओवरथ्रो करने के लिए हेवेडोंग जो उसका वाइस चेयरमैन था, एंड जुकीलांग एयरफोर्स का एक्स जनरल था जो छांगयूजिया के पहले था, दे केम एंड पीपल से दैट छांगयूजिया ने पिस्तौल निकाल के सीधे सर पे गोली मार दी उसके, killed him that instant and it finished that coup. And हेवेडोंग तो पता नहीं कहते मर चुका होगा, बट दिस चैप इज डेड, इसको बोला है हार्ट अटैक से, विच इज द स्टैंडर्ड नॉर्म, जो भी मरता है जिसको मर्डर करते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं। तो घमासान चल रहा है, तो ही इज नॉट वरीड अबाउट देम, ही इज नॉट एज मच वरीड अबाउट रशिया, क्योंकि वो यूक्रेन वॉर में फंसा है, केवल आपसे डर है उसको कि आपने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शुरू किया और मेरे साथ आंख से आंख मिला के खड़े हो गए, आसपास सभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करके आपके साथ डील कर, आपको तोड़ दूंगा तो सब वापस मेरे सोच उसकी कि वापस मेरे कटघरे में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये अभी आने वाला है ईयू का ट्रेड डील, आप देखते जाओगे एंटी इंडिया नैरेटिव बांग्लादेश और पाकिस्तान से शुरू होगा। इसका अगले इसमें मैं बताऊंगा कि ये दोनों उनके जो टट्टू हैं, किराए के टट्टू, क्या करते हैं। तो ये जो हादी को मरवाया है, आपके दीपू को जलवाया है और उसका वीडियो और चलाया है, बाकी भाई साहब 250 से 300 लोग को जला के मारा है इन्होंने, जिसमें से केवल एक हिंदू है, एक या दो ही हिंदू हैं, बाकी सब पाकिस्तानी मुसलमान है। उसमें तो एक 6 साल की बच्ची को जला के राख कर दिया यार, उसके वीडियो चले, बीएनपी के जो लीडर की बेटी थी, 2 बेटियां थी सर, एक नहीं थी वहां पे, 2 बेटियां थी। आप उनकी वीडियोस चली, केवल दीपू का वीडियो क्यों चला, कभी सोचा? भारत को टेंशन में लाने के लिए। ओके, और जो भी हमारे गर्म खून वाले हैं वो तो कहेंगे कि जाओ मर दो, काट दो, और बाकी यूएस के पे में यहाँ पे स्पिन डॉक्टर्स हैं, वो भी चलाएंगे कि लड़ो काटो मरो, ये करो वो करो, हो नहीं रहा। तो इन्होंने एक और को मारा है बाई दी वे, क्योंकि हादी का जो मारना था वो पासा उल्टा पड़ा, कैसे पड़ा वो अगले इसमें बताऊंगा। तो एक और लड़के को मारा है सिकदर, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहते पानी में बह गया, कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, कहीं नहीं रिएक्शन। भारत तो फर्म खड़ा है, अब डर यूएस को क्यों आया, यूएस बातचीत क्यों कर रहा है बांग्लादेश से? रशियन एम्बेसडर ने वार्निंग दिया बांग्लादेश को, सुधर जाओ वरना पिटोगे बुरी तरह। अब डरने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो त्रिनेत्र है इंडिया, इजराइल और रशिया का, इज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क इज वेरी पावरफुल ग्लोबली। लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, वेरी पावरफुल ग्लोबली। 37 देश हैं जिससे यूएस ने वीजा मना कर दिया है, क्योंकि ये हार्डलाइनर्स हैं। बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया, हार्डलाइनर्स नहीं है वहां पे। दैट टेल्स यू कि कौन किसका प्यादा है। अच्छा, इंटरनली ऑल्सो उन्होंने कोशिश की बहुत
जैसे आपका वो नया बाबरी मस्जिद बनाना, जिसके एवज में, हालांकि बाबरी मस्जिद वो बनेगा नहीं, नाम के लिए है, उसके पीछे पैसे फंड इकट्ठा करके कोई ना कोई दाएं बाएं निकल जाएगा। एक तो हस्बैंड वाइफ था, ऑलमोस्ट अबाउट 60 लाख लेके चंपत हो गए वो। लेकिन कितना फंडिंग उसके थ्रू एंटी इंडिया नैरेटिव्स और बाकी लोगों के लिए उस मस्जिद फंड के थ्रू आएगा, वी हैव टू कीप अ वॉच। यहाँ पे तमिलनाडु में मदुरई के पास वो कौन सा तिरुपेंदूर पहाड़ के ऊपर, तिरुपुरु कंदम, तिरुपुरु हाँ, कंदम, जहाँ पे वो पहाड़ पे हम अपने कार्तिकेय के लिए दीपम दिया फेस्टिवल। जलाते थे, वो मना कर दिया, वो मना किया। लेकिन मुस्लिम को बोला कि आप वहां पे मजार पे जाके दिया जला सकते हो, तो उसके ऊपर राइटिंग हो गई। दे ट्राइंग इट ऑल दैट, उनका कोर्ट केस हार गए वो। उसका वक्फ का दिया तो थप्पड़ पड़ गई कि ये तो वक्फ से पहले का है, तो वक्फ लैंड कहां से आया। तो मतलब कोशिश क्लियर है, यू नो कि जो ऑपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट होगा, जो हार्डलाइन है, जो बिका हुआ है यूएस से, तो वो ये सब करेगा ही करेगा। दिल्ली का, जैसे आपका दिल्ली का ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, वो उसका तो और फैल रहा है, क्या क्या कर रहे थे वो। दिल्ली का AQI ऐसे अभी हुआ है, AQI इसके पहले AQI था ही नहीं। इसके पहले तो बिल्कुल साफ जगह होता था, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आया AQI खराब हो गया। मतलब किसको उल्लू बना रहे हो यार। अरावली हिल्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि द प्रेजेंट जो रूलिंग पास किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, 90% ऑफ अरावली को प्रोटेक्ट करके बाकी में माइनिंग करेंगे, उस पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि माइनिंग पूरा अरावली खत्म हो गया। इसके पहले तो कोई एक्ट नहीं था, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो तो पूरा लूट रही थी अरावली को। I know we have some critical assets out there. We have to issue a warning letter to MOD and MOD के थ्रू तो हरियाणा के आसपास उसके इतने भी आगे तो फोड़ देंगे तुमको, पकड़ लेंगे लोगों को हम। वो भी किया हुआ है, और ये हमें सिखाने चले हैं पर्यावरण के बारे में। ऑल दिस इज पेड टू क्रिएट सम मोमेंटम, क्योंकि पप्पू तो पप्पू निकला, उसको जो भी सिखाते हैं पासा उल्टा पड़ता। अभी भी अपने मुंह लेके आया हुआ, आया कि नहीं पता नहीं, जर्मनी से। नहीं, अभी नहीं आया, अभी वो स्विट्जरलैंड घूम रहा है, जर्मनी से स्विट्जरलैंड। अच्छी बात है यार, अपने बीवी बच्चों से कुछ टाइम बिता ले, फिर आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम उसका मेजर ये है कि जो जो वो कर रहा है सब उल्टा होते जा रहा है। एंड आपका ग्रोइंग टेक वर्ल्ड में जो भारत का नाम बढ़ते जा रहा है, स्पेस में बढ़ रहा है, साइबर में बढ़ रहा है, आपका इकोस्पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ रहा है, जिस डोमेन को आप निकाल लो, AI में, क्वांटम में, ये सब मतलब यूएस और वेस्ट के MNCs और उनके जो हेज फंड्स हैं वो सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार फ्यूचर यहाँ पे। और वो क्लियर है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तो इतने बन चुके हैं आपके यहाँ। सारे जितने भी ये बना रहे हैं बड़े बड़े यूएस के टेक कंपनीज, वो आपके पास क्यों आ रहे हैं डेटा सेंटर बनाने के। बोला तो था उसने 50 बिलियन इन टेक्सास, उसका फाउंडेशन स्टोन क्या जमीन का भी कुछ हुआ है? नथिंग। उनको पता है कि उसको बोल दो बंदा खुश, मोगाम्बो खुश हो जाएगा, घूम के देखेगा थोड़ी कि कुछ डाला है कि नहीं डाला है, या काम यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। यहां तक कि अगर आपको छोटे जो भी चिप है उस पे एच करना होता है, अपना सर्किट बोर्ड बनाते हैं ना, तो वो तो बड़े होते हैं, जब बहुत छोटे हो जाते हैं उसमें एच करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपको वेरी शार्प फाइन लेजर नहीं तो प्लाज्मा कटर से आपको करना पड़ता है। वो टेक्नोलॉजी नेदरलैंड्स के पास है, ASML। उसने बोला है आपको, जैसे आपके चिप्स काम करने शुरू कर देंगे, मैं आपके बंदों को ट्रेन कर दूंगा, ऑल टूल्स विल बी गिवन टू। दैट मीन्स आज से 4-5 साल बाद संसार में चिप्स आप बना के दो,
किधर गई इसकी सिलिकॉन वैली। ये जब देखता है, अब कोई पुराना गुंडा होता है, वो देखता है कि एक नया शेर आ गया है, आप म्यूटेड है। मैं कह रही हूँ सर, इनकी तो जरूरत ही नहीं लग जाएगी, कैलिफोर्निया तो बेचारा जीरो हो जाएगा चिप्स आते। तो जीरो हो ही रहा है, क्योंकि अभी उसको सबसे बड़ा डर है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। बंदे वहां से, अभी जैसे आप अंदाजा लगा लो, विशाखापट्टनम के बाहर एक गांव के पास ये अपना सबसे बड़ा बिगेस्ट डेटा सेंटर, एआई एनेबल्ड एंड एवरीथिंग इन एशिया, वो बना रहा है, अपना गूगल बना रहा है। कौन आएंगे वहां पे? जो यूएस में इसके बंदे काम कर रहे हैं, यहां से लेगा और वहां से लेगा, उनको रखेगा यहाँ पे। अब हमारे बंदे वहां क्यों जाएंगे? वो यहां जाएंगे, कैपेबिलिटी सेंटर्स में जाएंगे, इन जगह जाएंगे काम करने के लिए। तो वहां हमारे बंदे गए नहीं तो काम कौन करेगा, चलाएगा कैसे? दैट इज देयर बिगेस्ट वरी। सो एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम। और ये भड़काने की कोशिश करेगा आपको कि आप लड़ो, क्योंकि वो चाहता है कि एक परमानेंट वॉर सा आपका हो जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, आप वहां पे उलझे रहे, क्योंकि वॉर इज अ कॉस्टली बिजनेस। तो आपका पैसे वहां चला जाएगा, मैं कुछ ना कुछ अटक जाएगा तो इंटरनल स्ट्राइफ में करा दूं, अगर चल गया तो लोगों को बोल दूंगा यार इंडिया इज नॉट अ स्टेबल कंट्री, वहां मत जाओ। ये बहुत पुराना टूल किट है यार, 80s नया 90s लाते ही नहीं है कि हम 2000 में नया, चल जाता। सर नया कुछ लेकर आते ही नहीं है कि हम कुछ नया डिकोड करें। ऐसा लगता है कि वही नहीं, इनकी पुरानी। नया कैसे लाओगे जब आप बंदों को प्रमोट करते हो बिकॉज ऑफ कि भाई आपके सोच के साथ सोच है कि नहीं, उसके मेरिट के ऊपर नहीं जाते, तो मेरिट टेक्स ए हिट। तो जो बंदे आपके साथ हैं वो तो बिल्कुल मतलब बाहर सड़क पे आ जाएंगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मुश्किल से प्यून का काम भी कर पाएंगे। उनसे नया टूल किट आप लाओगे कैसे? वही पुराना जो 196 ways और 198 ways ऑफ ओवरथ्रोइंग अ गवर्नमेंट जो जीन शार्प ने बनाया था, उसी को लेके चले हुए। ऐसे कोई पढ़ा नहीं है लोगों ने, सबको पता है कि यार क्या सिस्टम है। उसमें सबसे पहला सिस्टम बोलता है इंसल्ट दी योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आप देख रहे हो पप्पू पार्लियामेंट को इंसल्ट करेगा, आपके ईसीआई को इंसल्ट करेगा, पीएम को इंसल्ट करेगा, आपके जुडिशरी को इंसल्ट करेगा, फौज को इंसल्ट करेगा, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज टॉट, इंसल्ट द गवर्नमेंट एंड देयर सिंबल्स। और कुछ तो आता नहीं है उसको यार, ये सब समझते हैं यार, पढ़े हुए लोग हैं। अगर सोच रहे हैं कि भाई जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है इसको, तो अभी जो पकड़े गए हैं और उनसे इतना अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, पिछवाड़ा मतलब ब्रिक रेड से पता नहीं ब्लड रेड से कितना रेड हो चुका है, ब्लैकिश रेड हो चुका है। सबका नाम निकल के आ रहा है भारत के अंदर, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। अभी तो सब छुपने के भागने के फिराक में होंगे कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इनके बारे में कभी आपने सुना है कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी या इनके जो बड़बोले हैं कुछ मुंह खोल के बोले कि क्यों पकड़ लिया ये अलफला वाले को, इसका गलत बात है, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, भटके हुए लोग हैं? किसी ने बोला? नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है बोलेंगे तो फंसेंगे। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, डरने का नहीं, आप सही चल रहे हो। जिसका पिछवाड़ा गीला हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप का और उसके टीम का है। वो अच्छे से गीला हो गया अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि लेटेस्ट अभी जब मैं बताता हूं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को इकट्ठा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि हिला हुआ है बहुत बुरी तरह। एंड दैट इज व्हाई द लेटेस्ट ट्वीट, इंडिया इज अ गुड फ्रेंड। I'm so emotionally overwhelmed by that tweet. Thank you. इसलिए है बहुत डरा हुआ है,
क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा। EU वाले आपसे आके मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। एफ्टा तो ऑलरेडी हो चुका है, आपके रशियंस आ चुके हैं, इजरायलीस आ चुके हैं, जापानीज आ गए, साउथ कोरियन, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इटली तो अपनी है। इटली तो है ही है आपके साथ, ग्रीस, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको तो नहीं, पेरू, बोलीविया, चिली, सारे आपके साथ आने लगे हैं। यानी उस और 40 देश हैं अफ्रीका के अंदर जो आपके साथ आ चुके हैं, 40 कंट्रीज। आपने सिखाया उनको आपस में ट्रेड कैसे, अपने करेंसी कनेक्टिविटी करके कैसे ट्रेड करना है। 13 कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका हैव स्टॉप ट्रेडिंग इन डॉलर्स एंड बॉन्ड्स अपना थ्रू दी US एंड ब्रिटेन के थ्रू होता था इनका, आपस में करते हैं अपने बैंक के थ्रू। दे हैव कट आउट द बैंक्स ऑफ UK एंड US, कट इट आउट, उनके बैंक के थ्रू कर, वो आपने सिखाया। डर बहुत लग रहा है इसीलिए कि जो गुंडागर्दी से हफ्ता लेते थे ना, वो हफ्ता सब खत्म हो गया है। इतना कि US UK वर्ल्ड मैरिटाइम शिपिंग का इंटेलिजेंस लॉयड्स का इंटेलिजेंस के साथ होता है। लॉयड्स बैंक एक है सिटी ऑफ लंदन, दैट इज द बिगेस्ट इंश्योरर ऑफ शिप्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द शिपिंग का डेटा पूरा मैनिफेस्ट सब कुछ उसके पास होता है। और एक उन चलता है लॉयड्स इंटेलिजेंस आउटसाइड ऑफ लंदन। द बिगेस्ट ब्रांच इज ओपनिंग हियर इन चेन्नई, जहां मैं बैठा हूं चेन्नई में खुला, should not be forgotten, city of London. It has nothing to do with the US government. City of London is controlled by the monarch of UK. City of London, 1 square kilometer around the Buckingham Palace, वहां पे पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जहां पे लॉयड्स है, that is overseen by the king public queen of UK, not the parliament. It doesn't come under the parliament, it doesn't come under the mayor of London. There is a separate mayor of city of London by the okay. जो साजिद मियां है ना लंदन के मेयर, उसके नीचे नहीं आता है। उन्होंने हुक्म दिया है कि भाई साहब यहाँ खोलोगे। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग द क्राउन इज वेरी क्लियर कि वेयर दे हैव टू कम, किसके साथ हाथ मिला। लेकिन जॉर्ज सोरोस जो है वो तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है। अभी भी पप्पू गया था जर्मनी, जॉर्ज सोरोस से ही मिलने गया। आई एम श्योर स्विट्जरलैंड गया है वो फंडिंग वंडिंग देखने के लिए, घूमने के लिए नहीं। स्विट्जरलैंड में ही तो ज्यूरिक वगैरह है। अभी आप स्विट्जरलैंड के साथ आपका नाता है, वो तो आपके साथ सारा बैंक इंटेलिजेंस शेयर कर देता है। पप्पू डर रहा होगा कि मेरा बैंक का इंटेलिजेंस भी वहां शेयर हो जाएगा कि कितने पैसे कहाँ आए, किधर गए। कई लोग बोलते हैं पप्पू को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। क्यों यार, हम मुझे फायदा मिल रहा है। नेवर किल द गूस दैट लेस द गोल्डन एग। आपको अंडे से मतलब है कि गूस से मतलब है। अगर उससे आप known enemy is better than an unknown enemy. नहीं, अगर उसके रहते आप इलेक्शंस जीतते जा रहे हो तो उसको हटाना क्यों है, रखो। आफ्टर ऑल सबसे बड़ा प्रचार तो खुद ही करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज फन। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जल्दी करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। 8 लाख की फैमिली न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करनी है। वी आर जस्ट वेरी लिटिल अवे फ्रॉम दैट। प्लीज शेयर करें, और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।